वेलकम टू शुक्ला स्टडी पॉइंट। आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल शुक्ला स्टडी पॉइंट में। मैं शिवम शुक्ला आप सभी दोस्तों का हार्दिक स्वागत करता हूं। और सबसे बड़ी बात आज की ये है कि भाई 5 लाख सब्सक्राइबर आप लोगों के सहयोग से और प्यार से पहुंच चुका है। आपका जो परिवार है शुक्ला स्टडी पॉइंट का लगभग 5 लाख का परिवार हो चुका है। तो उसके लिए सबसे पहले आप सभी को बहुत बहुत बधाई और आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं उसके लिए। ठीक है, अब इसी के साथ मैं आगे बढ़ूंगा, आप लोगों का साथ ऐसे मिलता रहेगा। तो अब अर्ध मिलियन हो चुका है, जल्द ही 1 मिलियन वाला मुकाम हासिल करना है हम लोगों को। तो इसके लिए आप सभी का सहयोग चाहिए, आप लोगों का प्यार चाहिए। ऐसे ही अपना साथ बनाए रखें लगातार। मैं आप लोगों के साथ जो भी आप हमसे चाह रहे होंगे, हम आपके लिए हमेशा खड़े रहते हैं। आपको पता ही होगा, आपके स्टडी से रिलेटेड मैं हर एक चीज़ों के बारे में आपके साथ जुड़ा रहता हूँ। और अब की बार 4th सेमेस्टर में कुछ नया करने वाला हूँ आप लोगों के लिए, और विस्तार से आपको हर एक चीज़ समझाने का प्रयास करने वाला हूँ। और आपको बता दूं कि सिलेबस से डिस्कशन हो ही रहा है। इसके अलावा यूट्यूब पर आपको विधिवत तरीके से तैयारी आपकी बार शुरू की जाएगी। और अपना ऐप भी आपका शुक्ला स्टडी पॉइंट है, उस पर भी काम होगा। तो आप सभी लोग जो है चैनल को सब्सक्राइब करें और एप्लीकेशन को अगर आप चाहें तो डाउनलोड कर सकते हैं विस्तार से जानकारी के लिए। पीडीएफ वगैरह वहाँ पर भी आपको मिलती रहेगी। ठीक है, आपको बता दूं कि कॉमन मिनिमम सिलेबस जो इंग्लिश का है, खास करके सभी विश्वविद्यालयों का सिलेबस जो है वो मैं डिस्कस कर रहा था। उसी श्रृंखला में आप लोगों के बहुत ज़्यादा कमेंट्स आ रहे थे कि सर जी इंग्लिश सब्जेक्ट का सिलेबस डाल दीजिए। तो ये 4th सेमेस्टर का सिलेबस है, यानी कि बीए सेकंड ईयर 4th सेमेस्टर में हमको इंग्लिश के अंतर्गत जो पढ़ना है, आज की वीडियो के माध्यम से उन्हीं पर चर्चा करने वाले हैं। कोर्स टाइटल आपका, यानी कि जो पेपर का नाम है वो क्या है, इंडियन लिटरेचर इन ट्रांसलेशन, यानी खास करके भारतीय साहित्य से रिलेटेड है, यानी कि अनुवाद में भारतीय साहित्य के योगदान के बारे में चर्चा करेंगे। तो ये एक प्रकार से आपके पेपर का नाम है, आप यहाँ पर देख सकते हैं। तो ये सेकंड ईयर, यहाँ पर आप देख सेकंड ईयर सेमेस्टर 4th सब्जेक्ट इंग्लिश, और पेपर का नेम आपका है इंडियन लिटरेचर इन ट्रांसलेशन। ओके, अब यहाँ पर कोर्स आउटकम्स दिया हुआ है, यानी कि आप इस सिलेबस को पढ़ेंगे तो आपको क्या क्या बेनिफिट्स होंगे, यहाँ पर आपको अंग्रेजी में दिया हुआ है। इस पर चर्चा ना करते हुए मेन चीज़ों पर चर्चा करने का प्रयास करते हैं। ठीक है, कि आखिरकार हमको पढ़ना क्या क्या है। ठीक है, यहाँ पर आप देखते हैं आपके 6 इकाई हैं, यानी कि यूनिट 6 यूनिट में आपका जो सिलेबस है वो डिवाइडेड है, यानी कि विभाजित है। ठीक है, तो क्या क्या पढ़ना है हमको इसके बारे में चर्चा करेंगे। यूनिट इधर है, टॉपिक ये है, और नंबर्स ऑफ लेक्चर, यानी कितने लेक्चर्स आपको पढ़ने पड़ेंगे ये यहाँ पर आपको दिया गया है। सबसे पहले आपके यूनिट 1 की बात कर लीजिए। हमको बीए सेकंड ईयर 4th सेमेस्टर में इंग्लिश के अंतर्गत क्या पढ़ना है आपको बता दो। इससे पहले हिंदी का सिलेबस, जियोग्राफी का, सोशोलॉजी का, पॉलिटिकल साइंस का, एक एजुकेशन का, एंसेंट हिस्ट्री का, और इसके अलावा केवल हिस्ट्री यानी कि मेडिवल हिस्ट्री का, इन सभी का सिलेबस जो है ऑलरेडी अवेलेबल है। होम साइंस का भी अवेलेबल करवा दिया मैंने। और इंग्लिश की कमेंट्स आ रहे थे, इसके हो ही रहा है। इसके अलावा इकोनॉमिक्स का, और इसके अलावा और भी जो साइकोलॉजी, फिलोसॉफी, इन सभी का बच रहा है, जल्दी करवा देंगे। और इसके अलावा मैंने जो आप जैसे फर्स्ट सेमेस्टर में आपने फर्स्ट एड एंड हेल्थ का पेपर दिया होगा को करिकुलर में, इसी अलावा आपने सेकंड सेमेस्टर में आपने दिया होगा, मतलब फर्स्ट सेमेस्टर में आपने फूड न्यूट्रिशन एंड हाइजीन का दिया है, सेकंड सेमेस्टर में आपने फर्स्ट एड एंड हेल्थ का दिया होगा, थर्ड सेमेस्टर में आपने ह्यूमन वैल्यूज एंड इन्वायरमेंटल स्टडीज का दिया होगा। तो इसी प्रकार से 4th सेमेस्टर में आपको क्या पढ़ना है, 4th सेमेस्टर में आपको जो पढ़ना है उसका सिलेबस मैंने कल डिस्कस कर दिया है। खास करके आपको फिजिकल एजुकेशन एंड योगा के बारे में वहाँ पर जानना है, तो उसका सिलेबस मैं दे चुका हूँ। तो आप लोग सिलेबस देख लीजिएगा, जल्दी क्लासेस आपके प्रारंभ करवा दी जाएंगी। तो चैनल को सब्सक्राइब और शेयर बस कर दीजिएगा। अब देखिए, और विस्तार से मैं आपको बताने का प्रयास करूँ। पहली इकाई के अंतर्गत हमको क्या पढ़ना है भाई, इंट्रोड्यूसिंग ट्रांसलेशन, यानी कि खास करके अनुवाद का परिचय पहले हमको समझना कि अनुवाद होता क्या है, अनुवाद किसे कहते हैं। आपको बता दूं, हिंदी साहित्य जो छात्र लिए हुए हैं उनको भी हिंदी अनुवाद के बारे में ही पढ़ना है। तो हिंदी अनुवाद के बारे में जो पढ़ना है, उसी प्रकार से अंग्रेजी अनुवाद के बारे में यहाँ पर है। कुछ चैप्टर्स तो सेम ही है हिंदी और अंग्रेजी में, जैसे कि जो लास्ट की 2 इकाइयाँ हैं आपकी, वो सेम ही आपको मिलेगी हिंदी में भी और अंग्रेजी में भी। अभी हम चर्चा करेंगे। देखिए, पहला टॉपिक हमको पढ़ना है भाई, परिचय जानना है किसका, इंट्रोड्यूसिंग ट्रांसलेशन, ट्रांसलेशन का परिचय जानना है। और कैसे परिचय जानना है, अ ब्रीफ हिस्ट्री एंड सिग्निफिकेंस ऑफ ट्रांसलेशन इन अ मल्टी लैंग्विस्टिक एंड मल्टी कल्चरल सोसाइटी लाइक इंडिया। यानी कह रहा है आपसे कि आपको परिचय जानना है अनुवाद का, किस संदर्भ में, तो भाई किसके संदर्भ में, हमको एक संक्षिप्त इतिहास जानना है अनुवाद का। ठीक है, अ ब्रीफ हिस्ट्री, एक संक्षिप्त इतिहास जानना है, एंड सिग्निफिकेंस ऑफ ट्रांसलेशन, यानी इतिहास तो जानना ही हमको संक्षिप्त अनुवाद का। इसके अलावा अनुवाद का क्या महत्व है, उस महत्व पर भी हमको चर्चा करनी है इसके आगे। ठीक है, यानी सिग्निफिकेंस यानी महत्व, इसका मतलब होता है
ऑफ ट्रांसलेशन, किसका? तो अनुवाद का महत्व, अनुवाद का संक्षिप्त हिस्ट्री, मतलब हिस्ट्री, इन सभी को जान लेना है हमको। इसके अलावा इन अ ट्रांसलेशन इन अ मल्टी लैंग्विस्टिक एंड मल्टी कल्चरल सोसाइटी। अच्छा, मल्टी लैंग्विस्टिक क्या है? बहुभाषाई, मतलब एक बहुभाषाई, एक बहुसंख्यक, जो बहुसंख्यक समाज होता है, खास करके जैसे बहुसांस्कृतिक समाज जो होता है, मल्टी कल्चरल, ठीक है। यानी जैसे इंडिया अपना कैसा है? बहुसंस्कृति का एक प्रकार से देश है, बहुत सारी भाषाएं भी बोली जाती है, यानी कि एक प्रकार से भाषाई क्षेत्र है अपना इंडिया। तो इसी प्रकार से कह रहा है कि इंडिया के संदर्भ में लाइक इंडिया, यानी इंडिया जैसे आपको पढ़ना है कि भाई क्या, कि एक संक्षिप्त इतिहास जानना अनुवाद का और उसका महत्व जानना है। फिर एक बहुभाषाई और बहुसांस्कृतिक समाज में अनुवाद के बारे में हमको जानना है, जैसे कि भारत, ठीक है, भारत के संदर्भ में हमको अनुवाद के बारे में यहाँ पर पढ़ना है, पूरा विस्तार से हम चर्चा करेंगे। इकाई नंबर 1 का पहला भाग ये है। दूसरे भाग के अंतर्गत हमको क्या पढ़ना है भाई? दूसरे में हमको पढ़ना है क्या? लिटरल, मतलब कि लिटरल ट्रांसलेशन, यानी कि लिटरल ट्रांसलेशन का मतलब होता है आपका शाब्दिक अनुवाद जिसको बोलते हैं, ठीक है, शाब्दिक अनुवाद, लिटरल ट्रांसलेशन वर्सेस माने बनाम फ्री ट्रांसलेशन, यानी कि हम शाब्दिक अनुवाद और मुक्त अनुवाद के बीच में डिफरेंस भी देखेंगे, समानताएं भी देखेंगे। तो एक प्रकार से दोनों का एक प्रकार से वर्सेस करके, यानी कि दोनों की समानताएं या असमानताएं, दोनों की तुलनात्मक अध्ययन, सबको जानने का प्रयास यहाँ पर हमको करना है। इसके अलावा इकाई 2 में जैसे आप पहुंचेंगे इंग्लिश लिटरेचर में, इकाई 2 के अंतर्गत आपको क्या पढ़ना है? इकाई 2 में आपको पढ़ना है, आप देखते हैं, यूजिंग टूल्स ऑफ टेक्नोलॉजी फॉर ट्रांसलेशन। यानी टूल्स माने क्या होता है? जैसे कुछ उपकरण होते हैं, किसके? तो टूल्स ऑफ टेक्नोलॉजी, यानी कि प्रौद्योगिकी के जो उपकरण होते हैं अनुवाद के लिए, खास करके जो प्रौद्योगिकी के उपकरण होते हैं उनका यूजेज, यानी कि उनके प्रयोग के बारे में हमको देखना है। अच्छा, टेक्नोलॉजी में खास करके कौन से उपकरण होते हैं? जैसे कि कंप्यूटर हो गया आपका, देखिए कंप्यूटर हो गया, मोबाइल फोन्स हो गई, ठीक है। इसके अलावा आप देखते हो सॉफ्टवेयर वगैरह हो गए। तो इन सभी के बारे में हमको यहाँ पर पढ़ना है। देखिए यहाँ पर यूजिंग टूल्स ऑफ टेक्नोलॉजी फॉर ट्रांसलेशन, यानी कि अनुवाद के लिए प्रौद्योगिकी के जो उपकरण होते हैं उनका उपयोग समझेंगे या उनका प्रयोग कैसे होता है उसको जानेंगे। इसके अलावा यहाँ पर आप देखते हैं कंप्यूटर किसे कहते हैं, कंप्यूटर के बारे में जानेंगे। कंप्यूटर और मोबाइल से अनुवाद कैसे किया जाता है इसको समझेंगे। आजकल तो गूगल ट्रांसलेटर एक ऐप भी मौजूद है, ताकि आप किसी भी भाषा को दुनिया की जो है आप बदल सकते हैं। जैसे आपने अंग्रेजी में कोई भाषा ली, उसको लिख दिया या बोल दिया, फोटो खींच लिया, उसको हिंदी में कन्वर्ट कर सकते हैं आप गूगल ट्रांसलेटर की मदद से। तो आप अगर अंग्रेजी पढ़ रहे हैं, आपको अंग्रेजी में चीज़ें नहीं समझ में आ रही, तो एक जुगाड़ आपके पास है। आप क्या करें, गूगल ट्रांसलेटर एक ऐप है, कोई मैं प्रचार नहीं कर रहा हूँ किसी ऐप का, बात ध्यान रखेंगे, आपकी सुटेबिलिटी के लिए मैं बता रहा हूँ, ताकि आप लोग एक प्रकार से कंफर्ट फील करें अंग्रेजी पढ़ने में। आप उसकी फोटो खींचे जिस पन्ने की आपको अंग्रेजी हिंदी नहीं आ रही है, आराम से उसको जा करके वहीं पर पेस्ट कर दें, या फिर उस पन्ने को एक प्रकार से वहीं पर डायरेक्ट जा करके उसको हिंदी में कन्वर्ट कर लें। आजकल तो मोबाइल फ़ोन में भी ऐसी सुविधा उपलब्ध करवा दी गई है। तो ये बात ध्यान रखेंगे। तो खास करके कंप्यूटर और मोबाइल के अनुवाद के बारे में पढ़ेंगे। इसके अलावा यहाँ पर आप देखते हैं सॉफ्टवेयर और ट्रांसलेटिंग डिफरेंट काइंड्स ऑफ टेक्स्ट विथ जो है डिफरिंग लेवल्स ऑफ कॉम्प्लेक्सिटी एंड फॉर ट्रांसलिटरेशन, यानी कि आपसे कह रहा है कि सॉफ्टवेयर या विभिन्न प्रकार के जो एक प्रकार से चीज़ें होती हैं, विभिन्न प्रकार के जो डिफरेंट काइंड्स ऑफ टेक्स्ट होते हैं, तमाम प्रकार के जो ग्रंथ होते हैं, तमाम प्रकार, मतलब सॉफ्टवेयर बहुत सारे होते हैं, बहुत सारे विभिन्न प्रकार के ग्रंथ होते हैं, उनका अनुवाद कैसे किया जाता है। और ख़ास करके उनको अनुवाद, तमाम प्रकार के ग्रंथों का अनुवाद करते समय हमको कई प्रकार की जटिलता का अनुभव करना पड़ता है, यानी कि लेवल्स ऑफ कॉम्प्लेक्सिटी, यानी कि तमाम प्रकार के ग्रंथों का अनुवाद करते समय हमको जटिलता का अनुभव करना पड़ता है। तो उनके बारे में डिफरेंट टाइप के, तो उन चीज़ों के बारे में, उनके विभिन्न स्तरों के बारे में, लेवल्स ऑफ, तो उन तमाम प्रकार के विभिन्न स्तरों के बारे में जो कि जटिलताएं आती हैं, समस्याएं आती हैं, उनके बारे में जानते हुए हमको खास करके मतलब कि ट्रांसलिटरेशन, यानी कि खास करके जो लिपियांतरण होता है, लिपियांतरण मतलब क्या होता है, जिसको आप ट्रांसलेशन खास करके बोलते हैं, उसी को लिपियांतरण भी बोलते हैं हिंदी में। यानी कि खास करके एक लिपि से दूसरी लिपि में लिखना, जैसे कि मान लेते हैं रोमन लिपि में है, अब रोमन से हमको लिखना है, अंग्रेजी रोमन लिपि में आपकी लिखी है, अब रोमन से हमको किस में बनाना है बाबू, रोमन से हमको बनाना है आपका हिंदी में। अब हिंदी किस लिपि में लिखी जाती है, हिंदी लिखी जाती है देवनागरी लिपि में, ठीक है। तो देवनागरी लिपि में कन्वर्ट करने की विधा, रोमन से देवनागरी में या
देवनागरी से रोमन में कन्वर्ट करने की प्रक्रिया को हम ट्रांसलेशन या अनुवाद बोलते हैं, खासकर किसी दो भाषाओं के बीच में। लेकिन जब ये इन दो भाषाओं के बारे में होता है तो इसको भी अनुवाद बोलते हैं। किसी दो भाषा के बीच में या किसी एक भाषा का, कोई एक भाषा लिखी हुई है उसका हम जब दूसरी भाषा में या दूसरी लिपि में कन्वर्ट करते हैं उस लिपि को, तो वो होता है लिपियांतरण या ट्रांसलेशन। तो एक प्रकार से ट्रांसलेशन की प्रक्रिया को बोलते हैं ट्रांसलिटरेशन, यानी कि एक प्रकार से जो यहाँ पर लिखा हो। तो ये आपका क्या है, इकाई नंबर 2 में हमको पढ़ना है। इकाई 3 में जैसे हम चर्चा करेंगे तो फिक्शन माने क्या होता है बाबू? फिक्शन जैसे हिंदी में उपन्यास होता है वैसे अंग्रेजी में फिक्शन होता है, इंग्लिश लिटरेचर में। तो खास करके फिक्शन के बारे में, खास करके किस फिक्शन के बारे में? भारतीय साहित्य की बात करें तो भारतीय साहित्य में आपको पता होगा बांग्ला साहित्य भी है। तो रविन्द्रनाथ टैगोर बड़े फेमस विद्वान हैं, अंग्रेजी में भी लेखक रहे हैं और खास करके अपनी बांग्ला भाषा में भी उन्होंने लिखा। ठीक है, तो फिक्शन जो है रविन्द्रनाथ टैगोर का फिक्शन है द होम एंड द वर्ल्ड। द होम एंड द वर्ल्ड ये रविन्द्रनाथ टैगोर का उपन्यास है। इसके बारे में आपको पढ़ना है अंग्रेजी में। और इसका खास करके ट्रांसलेशन किया है किसने भाई? इसका ट्रांसलेशन किया है सुरेंद्र नाथ टैगोर ने। यहाँ पर देखा टीआर का मतलब होता है ट्रांसलेटर। ट्रांसलेटर कौन है? सुरेंद्र नाथ टैगोर। तो द होम एंड द वर्ल्ड ये एक प्रकार से रविन्द्रनाथ टैगोर का उपन्यास है, फिक्शन है, इसको पढ़ना है। या फिर इससे प्रश्न आ सकते हैं, या फिर और मतलब अथवा करके, चाहे तो ये पढ़ लीजिए चाहे वो पढ़ लीजिए, दोनों से प्रश्न पूछा जाएगा तो और करके आपसे पूछा जाएगा। ठीक है, तो दोनों में से कोई एक आप पढ़ सकते हैं बड़ी आसानी से, और जो भी आपको अच्छा लगे आप आसानी से पढ़ सकते हैं। दूसरा क्या है भाई? दूसरा आपका है अमृता प्रीतम। अमृता प्रीतम एक प्रकार से अमृता प्रीतम का एक रचना है पिंजर द स्केलेटन एंड अदर स्टोरीज। ठीक है, ये इनकी रचना है किसकी? अमृता प्रीतम की। इसको एक प्रकार से खास करके इनकी कौन सी रचना है? पिंजर द स्केलेटन एंड अदर स्टोरीज। इसके ट्रांसलेटर कौन है? इसके ट्रांसलेटर है बाबू खुशवंत सिंह जी। जो है खुशवंत सिंह जी जो है इसके ट्रांसलेटर हैं। नई दिल्ली तारा प्रेस से प्रकाशित 2009 में ट्रांसलेशन हुआ इसका, इस रचना का, अमृता प्रीतम के। तो ये एक प्रकार से ये भी आपको पढ़ना है। तो चाहो तो आप भाई ये रविन्द्रनाथ टैगोर वाला फिक्शन पढ़ लो और चाहो अमृता राव वाला फिक्शन पढ़ लो, दोनों में से एक उपन्यास आपको देखना है यहाँ पर। इसके अलावा अगली बात की है, चौथी इकाई में आपका है पोएट्री। पोएट्री माने क्या होता है? जैसे अंग्रेजी में, हिंदी में होता है काव्य, वैसे अंग्रेजी में होता है आपका पोएट्री। तो पोएट्री की अगर बात की तो पोएट्री में आपका नए हिंदी साहित्य के बड़े विद्वान हैं, उनका नाम है जयशंकर प्रसाद। जयशंकर प्रसाद छायावाद के कवि आपको पता होगा। और छायावादी कवियों की अगर बात की है खास करके तो ये लोग खास करके विरह के काव्य बहुत ज़्यादा लिखे हैं, जो जीवन की एक प्रकार से निराला कहते हैं कि दुख ही जीवन की कथा रही, क्या कहूँ जो आज तक नहीं कही। इसी प्रकार से महादेवी वर्मा को आप देखेंगे, मैं नीर भरी दुख की बदली। तो इसी प्रकार से आंसू जो एक प्रकार से एक रचना है, खास करके हिंदी साहित्य का मेघदूत कही जाती है। जयशंकर प्रसाद की रचना छायावादी रचना है। तो जयशंकर प्रसाद की रचना वही आंसू जो है, जिसको खास करके द गार्डन लाइनलेस कहा जाता है उसको, यानी कि खास करके उसको क्या बोलते हैं? लोनलीनेस बोलते हैं उसको। ठीक है, लोनलीनेस। ठीक है, ये मतलब क्या होता है? यानी कि खास करके लोनलीनेस माने होता है अकेला। ऐसे एक गाना सुना होगा, लोनली लोनली तेरे बिन। तो लोनली माने होता है अकेला, अकेलापन महसूस करना। ठीक है, तो अकेलेपन का बगीचा कहा जाता है आंसू, जो एक प्रकार से रचना है किसकी? जयशंकर प्रसाद की। तो ये काव्य पढ़ना है आपको, आंसू। ठीक है, इसके ट्रांसलेटर कौन है भाई? इसके ट्रांसलेटर हैं चार्ल्स एस जे वाइट जो है इसके ट्रांसलेटर हैं। दिल्ली मोतीलाल बनारसी दास प्रेस से संपादन मतलब इसका हुआ, मतलब कि 2006 में आप देखते हैं। तो ये रचना आपके पाठ्यक्रम में संकलित है, इसको पढ़ेंगे। अथवा आपको आर करके दूसरी रचना संकलित है आप में, कबीर द इंग्लिश राइटिंग ऑफ रविन्द्रनाथ टैगोर। ये रचना आप देख सकते हैं, आपके पाठ्यक्रम में संकलित है। ठीक है, 1994 में एक प्रकार से प्रकाशित है। और इसका जो है वॉल्यूम 1 जो ये रचना है, इसका वॉल्यूम 1 आपको पढ़ना है। वॉल्यूम 1 मतलब एक प्रकार से वॉल्यूम होता है अंग्रेजी में, तो वॉल्यूम 1। इसके अलावा ईडी माने होता है एडिटर। तो एडिटर इसके कौन है? शिशिर कुमार दास जी इसके एडिटर हैं। ठीक है, जिसको आपको पढ़ना है। अगर चाहे तो आप ये पढ़े, मन कहे तो आप जयशंकर प्रसाद का काव्य पढ़ सकते हैं, आंसू। ठीक है, नहीं कबीर द इंग्लिश राइटिंग ऑफ रविन्द्रनाथ टैगोर ये पढ़ सकते हो। ठीक है, तो शिशिर कुमार दास साहित्य अकादमी। और श्लोक आपका यहाँ पर यानी वर्सेस जो लिखा हुआ है, वर्सेस आपको 1, 2, 8, 12, 53, 69 ये आपको देखना है।
तो ये आपको पढ़ना, ठीक है। अगली इकाई नंबर 5 की अगर बात की तो इकाई नंबर 5 में आपको क्या पढ़ना है, शॉर्ट फिक्शन के बारे में पढ़ना है। शॉर्ट फिक्शन का मतलब क्या होता है भैया, शॉर्ट फिक्शन का माने होता है लघु कथा, छोटी कथा, छोटी कहानी, ठीक है। लघु कथा में जैसे भीषम साहनी जी कहानीकार है, हिंदी साहित्य के बड़े जबरदस्त कहानीकार है भीषम साहनी। तो भीषम साहनी की रचना है एक अमृतसर आ गया, अमृतसर आ गया इनकी बड़ी जबरदस्त रचना है, तो आपके पाठ्यक्रम में संकलित है, आपको ये पढ़ना है। और दूसरी रचना जो है इनकी, मतलब दूसरी रचना है महाश्वेता देवी जी की द हंट, द हंट नाम की जो रचना है इसको पढ़ना है आपको, शॉर्ट फिक्शन है, लघु कथा है। तो ये दो कथाएं आपको पढ़नी पड़ेंगी, इन दोनों को कंपलसरी, मतलब इसको पढ़ना ही पढ़ना दोनों को, ठीक है। इसमें और करके कोई ऑप्शन नहीं दिया गया है, तो चिंता करने की मतलब ये मत सोचेगा कि इसमें से भी एक पढ़ना है, इसमें दोनों आपको पढ़ना है। इसके अलावा अगली इकाई आपकी छठी इकाई देखेंगे ड्रामा। ड्रामा मतलब क्या होता है, नाटक। ड्रामा को अंग्रेजी में क्या बोलते हैं, ड्रामा मतलब ड्रामा को हिंदी में बोलते हैं नाटक, अंग्रेजी में नाटक को ड्रामा बोलते हैं। तो ड्रामा क्या है, मोहन राकेश हिंदी साहित्य के बड़े जबरदस्त नाटककार हैं, उनकी रचना जो है आधे अधूरे, बहुत जबरदस्त नाटक है हिंदी साहित्य की, तो इसको पढ़ना है। इसको अंग्रेजी में खास करके हाल्फ वे हाउस के नाम से जानते हैं, तो हाल्फ वे हाउस आधे अधूरे पढ़ना है आपको मोहन राकेश का, ठीक है। इसके अलावा आपको क्या पढ़ना है भाई, विजय तेंदुलकर, खास करके विजय तेंदुलकर की रचना है कन्यादान, इनके बारे में पढ़ना है आपको ड्रामा के अंतर्गत इकाई नंबर 6 में। इकाई 7 के अंतर्गत आपको क्या पढ़ना है, इकाई 7 और इकाई 8 जो है ये हिंदी में भी आपको पढ़ने को मिलेगा, ठीक है। ट्रांसलेशन प्रैक्टिसेस, ट्रांसलेशन प्रैक्टिसेस में आपको देखना क्या है भाई, वन पैसेज फॉर ट्रांसलेशन हिंदी टू इंग्लिश आपको देखना है। इसके अलावा वन स्टेंजा फॉर ट्रांसलेशन हिंदी टू इंग्लिश, ठीक है। ये एक स्टेंजा एक पैसेज, ठीक है। तो एक पैसेज जो कि हिंदी से अंग्रेजी में आपको पढ़ने को मिलेगा, एक स्टेंजा जो कि हिंदी से अंग्रेजी में आपको ट्रांसलेट करने के लिए पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। तो ये इसके अलावा इकाई 8 में भी आपको ट्रांसलेशन प्रैक्टिसेस में आपको, चूंकि भारत की बात कर रहा हूं तो भारत में आप खास करके हिंदी अंग्रेजी दो भाषाएं बड़ी जबरदस्त चलती हैं, तो वन पैसेज फॉर ट्रांसलेशन इंग्लिश टू हिंदी, यहाँ पर इंग्लिश टू हिंदी है। इसी प्रकार से स्टेंजा दिया हुआ है, स्टेंजा को हिंदी से मतलब इंग्लिश से हिंदी में आपको अनुवाद करना है, ठीक है। तो एक प्रकार से ये आपको पढ़ना पड़ेगा। तो अंग्रेजी से पैसेज को हिंदी में कैसे कन्वर्ट करते हैं उसको समझना है, और फिर स्टेंजा को अंग्रेजी से हिंदी में कन्वर्ट करने की प्रक्रिया को जानना है। इसके अलावा वन पैसेज आपको क्या पढ़ना है, हिंदी टू इंग्लिश, फिर हिंदी टू इंग्लिश स्टेंजा को, ठीक है। तो ये आपको पढ़ना पड़ेगा, यानी कि अनुवाद के लिए हमको एक स्टेंजा या छंद एक प्रकार से मिलेगा, तो उसके बारे में आपको पढ़ना है। कुल मिलाकर के ये एक प्रकार से आपको इकाई मतलब कि 8 इकाई में आपका सिलेबस बटा हुआ था, जो कि मैंने आपको बताया। तो एक प्रकार से ये सब आपका दिया हुआ है, सारी चीज़ें आप देख सकते हैं। और प्रोजेक्ट असाइनमेंट के लिए आपको 10 नंबर मिलते हैं, इंटरनल क्लास टेस्ट से आपको 15 नंबर मिलते हैं, तो 15 10 25 नंबर आपको ये मिलते हैं, और एक प्रकार से बाकी 75 नंबर आपका इस सिलेबस से मिलता है, ठीक है। क्लियर, समझ में आ गई बातें, आगे बढ़ने का प्रयास किया जाए। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं और भी चीज़ों को जानने का प्रयास। वैसे आपको और बाकी आगे पढ़ना पड़ेगा बीए थर्ड ईयर में, जब आप जाएंगे फिफ्थ सेमेस्टर में, तो फिफ्थ सेमेस्टर में आपको ये पढ़ना है, ठीक है। ये बात ध्यान रखेंगे, यानी क्लासिकल लिटरेचर एंड हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर, ये आपको पढ़ना है फिफ्थ सेमेस्टर में। तो इसका सिलेबस में फिफ्थ सेमेस्टर जैसे आएगा, फोर्थ सेमेस्टर की परीक्षाएं होगी उसके अंदर मैं बता दूंगा, ठीक है। तो ये सब आपको पढ़ना पड़ेगा। इसके बाद में आपका फिफ्थ सेमेस्टर में भी आपको एक दूसरा पेपर भी पढ़ना पड़ेगा फिक्शन के नाम से, उसको पढ़ना है। इसके बाद में और आगे आप चलेंगे तो आपको क्या पढ़ना पड़ेगा भाई, आपको और पढ़ना है क्या, आपको फिर पढ़ेंगे आप सिक्स सेमेस्टर में। सिक्स सेमेस्टर में भी आप देखेंगे आपको ये पेपर पढ़ना पड़ेगा, इंडियन एंड न्यू लिटरेचर्स इन इंग्लिश, ठीक है। इसके बारे में फिर बाकी और भी आपको एक दूसरा पेपर भी मिलेगा इसमें, उसके बारे में आपको पढ़ना है, ठीक है। लिटरेचर इन फिल्म्स एंड मीडिया स्टडीज़ के बारे में यहाँ पर दूसरे पेपर में सिक्स सेमेस्टर में दो पेपर आपके होंगे, ठीक है। तो इस प्रकार से आपको पढ़ना है और जानना है। क्लियर, यहाँ पर आपके 3 पेपर सिक्स सेमेस्टर में हो सकता है आपका तीन पेपर हो। यहाँ पर अगला पेपर भी आपका है मीडिया एंड जर्नलिस्ट राइटिंग, ये तीसरा पेपर आपको पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। तो इस प्रकार से आपका सिलेबस था जो कि मैंने आपको बता दिया। बाकी हम सिलेबस चर्चा करते रहेंगे हर एक चीज़ों के बारे में, तो आपका जो भी सब्जेक्ट हो आप लोग नीचे लिख दीजिए। बाकी सब्जेक्ट के अधिकतर सब्जेक्ट के मैं सिलेबस दे चुका हूँ, कुछ सब्जेक्ट 4-5 सब्जेक्ट और आपके बच्चे उनके सिलेबस को मैं जल्दी दे दूंगा, ठीक है। धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। और आपको बता दूं कि आप लोगों के बहुत ही कठिन परिश्रम और बहुत ही हार्ड वर्क आप लोगों ने किया है हमारे साथ, और इसी प्रकार से आप लोग आगे करते रहेंगे, यही हम आपसे उम्मीद करते हैं। और इसी प्रकार से हम आपके साथ हमेशा जुड़े रहेंगे, बस आपका थोड़ा सा प्रेम चाहिए, और लगातार आपके साथ हम जुड़े रहेंगे। आपकी जो रिक्वायरमेंट होगी हम हमेशा आपके साथ पूरी करते रहेंगे। परीक्षा के अंतिम समय तक हम आपका साथ देंगे इसी प्रकार से, जिस प्रकार से मैं दे रहा हूँ, ठीक है। आपने फर्स्ट सेमेस्टर में पढ़ा, सेकंड सेमेस्टर में पढ़ा, थर्ड सेमेस्टर में पढ़ा, और इसके अलावा
आप फोर्थ सेमेस्टर में भी देखेंगे कि मैं आपके साथ रहूँगा। ठीक है, अंग्रेजी के लिए मैं आपकी बार व्यवस्था करूँगा कि भाई अंग्रेजी की भी क्लास आपकी चल दे। ठीक है, ये बात आप ध्यान रखेंगे। चूँकि थर्ड सेमेस्टर में आपकी क्लास नहीं चल पाई थी तो उसके लिए माफ़ी चाहेंगे। अब मैं टीचर की व्यवस्था करूँगा आप लोगों के लिए, ठीक है, ताकि वो आपको अंग्रेजी के लिए बहुत अच्छे तरीके से गाइड कर सके। ताकि मुझे अंग्रेजी तो आती नहीं भाई, सिंपल सी बात है, मुझे उतनी ज़्यादा अंग्रेजी आती नहीं। तो मैं आप लोगों से हमेशा यही कहता आ रहा हूँ, लेकिन आप लोगों का प्यार है कि आप कहते हैं लगातार कि सर जी सिलेबस ही दे दीजिए, मॉडल पेपर ही बना दीजिए, आप यही बता दीजिए कौन कौन से प्रश्न आने वाले हैं। तो चूंकि मुझे उस क्षेत्र में ज़्यादा नॉलेज है नहीं, हिंदी साहित्य में, संस्कृत में, इन सभी में थोड़ा बहुत जानकारी है, तो इसमें मैं बताता हूँ। अंग्रेजी में तो खास करके मुझे ज़्यादा जानकारी नहीं है। वैसे अंग्रेजी मुझे अच्छी भी नहीं लगती, पता नहीं क्यों, लेकिन अंग्रेजी वैसे कोई भी साहित्य जो होता है अच्छा ही होता है और हर एक साहित्य को पढ़ना चाहिए। ऐसी बात नहीं केवल हिंदी या संस्कृत या अंग्रेजी को मतलब कि इन्हीं केवल एकांगी विचारधारा कभी मत रखिएगा जीवन में। नहीं तो एक प्रकार से विकल्प, मैंने बताया नहीं था कि वीर तुम बढ़े चलो, धीर तुम बढ़े चलो, सामने पहाड़ हो तो बगल से निकल चलो। जरूरी नहीं कि एक ही विकल्प हो कि पहाड़ पर आपको चढ़ करके ही उस पार जाना पड़े। आपको बगल से निकलने की एक प्रथा, एक प्रक्रिया बनानी पड़ेगी, तभी आपका जीवन एक प्रकार से अच्छे तरीके से चल पाएगा। आज के भौतिकवादी समाज में लगातार आप देख रहे हैं दुनिया किस प्रकार से अपने करवटों को बदल रही। दुनिया एक प्रकार से आप देख रहे हैं सारे मापदंड, सारे मूल्य, सारी रीति रिवाज, परंपराएं सब बदल रही हैं। तो इसी बदलते परिवेश के साथ साथ हमको भी अपने आप को, अपनी विचारधाराओं को, अपने जीवन के जो विकल्प है उनको बदलना परम आवश्यक है। ठीक है, तो इसीलिए मैं आपको बार बार इसीलिए कहता हूँ और बार बार मैं कहूँगा भी आप लोगों से कि एक जीवन में विकल्प एक मत बनाइएगा कभी। विकल्प कम से कम 2 या 3 विकल्प आपके जीवन में हो, ताकि एक में विफलता अगर मिले, दूसरा एक प्रकार से आपके समक्ष दूसरी चीज़ रहे। ठीक है, ये बात आप ध्यान रखेंगे। तो ये मत सोचे कि भाई 2 नाव लेकर के चलेंगे, 2 नाव पे लात रखेंगे तो एक इधर भग जाएगी, एक उधर भग जाएगी, बिल्कुल नहीं। 2 नाव पे हमेशा लात रखने की आवश्यकता नहीं है। 2 नाव साथ में रखो ना, ताकि इससे समुद्र पार करना तो 2 नाव होंगी। एक नाव में कोई गड़बड़ी हुई, दूसरे पे कूद के चढ़ लिया, तो एक प्रकार से जान तो बचेगी। तो ये सिस्टम रखिए जीवन में। ठीक है, चलिए फिर आप लोगों को बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत धन्यवाद फिर से एक बार देना चाहूँगा। 5 लाख की फैमिली अपनी पूरी हो चुकी है। आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। और बहुत सारे लोग तो कह रहे थे सर जी धन्यवाद देने से काम नहीं चलेगा, पार्टी भी एक प्रकार से बनती है। तो आप लोगों को भाई जब मिलिएगा कभी तो पार्टी अवश्य दी जाएगी आप लोगों के लिए। हमेशा जी जान एक प्रकार से आपके साथ हमेशा रहेगा हमारा। तो उसमें चिंता मत करिए कि सर जी हमसे अलग हैं या कुछ ऐसी बात है। मैं आप लोगों के ही बीच से हूँ। मतलब कि एक प्रकार से आप सोचिए मैं भी अभी पढ़ाई कर रहा हूँ, स्टूडेंट ही हूँ, आपके साथ ही पढ़ रहा हूँ। तो उसमें मत सोचिएगा कोई चीज़। ठीक है, धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। इसी प्रकार से अपना प्रेम हमेशा बनाए रखिएगा।